जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर की दोस्तों जो नोट्स है बायोलॉजी की। इसमें दोस्तों कोशिका जो टॉपिक है यानी दोस्तों सेल जो टॉपिक है इसको इस क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए क्लास जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों आप लोग जो है इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों सब क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो जीव विज्ञान दोस्तों है, ये दोस्तों क्या चीज है। तो दोस्तों जो सजीवों का अध्ययन है इसे जीव विज्ञान कहते हैं। सजीवों का दोस्तों जो अध्ययन है इसको जीव विज्ञान कहते हैं। दोस्तों जीव विज्ञान के जो जनक हैं ये दोस्तों अरस्तु हैं। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। और साथियों हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है ये नोट्स इसी क्लास में याद हो जाएं। दोस्तों जीव विज्ञान को जो है दो शाखाओं में बांटते हैं। कौन कौन सी दो शाखाएं हैं? तो साथियों पहली दोस्तों शाखा जो है जूलॉजी और दोस्तों दूसरी शाखा है बोटनी। अच्छा, जो जूलॉजी है इसका मतलब होता है जंतु विज्ञान और दोस्तों जो बोटनी है इसका मतलब होता है पादप विज्ञान। ठीक है, साथियों जो जूलॉजी है इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी दोस्तों जूलॉजी के जनक जो है अरस्तु हैं। तो साथियों जो बोटनी है इसमें साथियों पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों जो टॉपिक है कोशिका, इसके बारे में साथियों हम लोग बात करने वाले हैं। साथियों कोशिका जो है इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहते हैं? तो कोशिका का दोस्तों जो अध्ययन है ये साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? दोस्तों कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किंतु दोस्तों इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज किया था। ठीक है, इन्हें दोस्तों फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको साथियों फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब दोस्तों कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो ये साथियों रॉबर्ट हुक हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज जो है किसने किया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज किया। और साथियों इनको जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर जो है केंद्रक की खोज किया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि केंद्रक की खोज किसने किया था, तब साथियों रॉबर्ट ब्राउन जो है आप लोग आंसर यहाँ पर लगाएंगे। इन्होंने दोस्तों केंद्रक की खोज किया था और कब किया था? तो 1881 ईस्वी में किया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जो कोशिका सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने साथियों कोशिका सिद्धांत दिया था और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने दोस्तों कहा कि दोस्तों जो शरीर है ये कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। दोस्तों जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं इनको नेफ्रोसिस कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे छोटी जो कोशिका दोस्तों है किसकी होती है, तो ये साथियों माइक्रोप्लाज्मा की जो है होती है। सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी दोस्तों ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि सबसे साथियों जो बड़ी कोशिका है वो किसकी होती है, तो ये दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की दोस्तों जो है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे दोस्तों छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। साथियों जो सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका कौन सी है? तो दोस्तों ये जो है ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। दोस्तों जो तंत्रिका कोशिका होती है मतलब दोस्तों जो ब्रेन होता है यहाँ पर तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का जो है विभाजन नहीं होता है, अतः जो है यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण दोस्तों अगर सर में चोट लगती है ना तब क्या होता है? तब दोस्तों शीघ्र जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो सत्यों जो तंत्रिका कोशिका है ये किसकी होती है? तो ये दोस्तों ब्रेन की जो है तंत्रिका कोशिका जो है होती है ब्रेन में।
और दोस्तों ये जो है यहाँ पर ये जो है क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है और इसी कारण दोस्तों सर में चोट लगने से जो है शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से दोस्तों जो कोशिका विभाजन है ये किसका होता है? तो ये दोस्तों लीवर यानी दोस्तों जो यकृत है इसमें दोस्तों सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है और यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कोशिका के अंग कौन-कौन से हैं। इनको देखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों जो जीव द्रव्य है इसको साथियों प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको साथियों जो है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? तो साथियों पुरकिंजे ने जो है प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था। किसने किया था? तो यहाँ पर दोस्तों जो पुरकिंजे हैं इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है और इसे जो है जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं और दोस्तों इसका जो है 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक दोस्तों होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा जो जीव द्रव है इसमें साथियों 80% साथियों जो भाग है ये जल का बना होता है। तो दोस्तों जो जीव द्रव है ये दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव होता है और दोस्तों केंद्रिका द्रव होता है। मतलब दोस्तों जो केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको केंद्रिका द्रव कहते हैं, जो कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। दोस्तों दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये साथियों जीव द्रव्य बनाते हैं, मतलब दोस्तों प्रोटोप्लाज्म ये बनाते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। दोस्तों जो कोशिका द्रव है ये कोशिका को सूखने से बचाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कोशिका भित्ति की, यानी दोस्तों जो सेल वॉल है ये दोस्तों याद रखिएगा। पहली बात तो यहाँ पर साथियों जो कोशिका भित्ति है ये साथियों पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो ये दोस्तों पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये साथियों जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है और ये दोस्तों सेलुलोज का बना होता है। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए जो कोशिका भित्ति दोस्तों है ये किसकी बनी होती है, तब दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये साथियों सेलुलोज की बनी होती है और केवल पादपों में ये पाई जाती है। हमने आपको ये बताया है कि ये साथियों जो है केवल पादपों में पाई जाती है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देती है। साथियों जो कोशिका भित्ति है ये जो है पेड़ पौधों को सुरक्षा देती है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी दोस्तों कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों जो जीवाणु है, जीवाणु क्या है? तो ये दोस्तों एक पादप होता है और साथियों इसकी कोशिका भित्ति है ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग जो है याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। कवक के साथ जो कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? दोस्तों जो कवक है इसकी साथ जो कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली यानी दोस्तों सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। दोस्तों जो कोशिका झिल्ली है ठीक है ये साथियों जंतु में भी पाया जाता है और साथियों ये जो है पादप में भी पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। दोस्तों जितने भी अवयव होते हैं कोशिका में दोस्तों सभी जो है ये कोशिका के अंदर दोस्तों जितने भी अवयव होते हैं सभी जो है झिल्ली के अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों जो सभी अवयव हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह दोस्तों अर्ध परागम्य होता है। क्या होता है? तो ये साथियों अर्ध परागम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। साथियों जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सूत्र कणिका इसकी खोज जो है अल्टमैन ने किया था। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर साथियों आपसे पूछा जाए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको दोस्तों सूत्र कणिका भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज किसने किया था तो ये साथियों अल्टमैन ने जो है इसकी खोज किया था। यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यह जो है क्रेब्स चक्र चलता है यहाँ पर जिसके फलस्वरूप दोस्तों एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों एटीपी तथा ग्लूकोज जो है ये कहाँ बनते हैं तो ये साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं और हमें दोस्तों ये ऊर्जा इनसे जो है मिलती है। ठीक है, इसी कारण जो है इसे दोस्तों कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है। ये दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा। साथियों जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या कहा जाता है?
ये दोस्तों इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, या दोस्तों इसको जो है शक्ति ग्रह कहा जाता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी जो आंतरिक दीवारें होती हैं इसको क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अंतः प्रद्रव्य जलिका, यानी दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको दोस्तों शॉर्ट में ईआर कहते हैं। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। क्या करता है? तो यह साथियों जो है कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों स्मूथ ईआर और दोस्तों एक होता है रफ ईआर। दोस्तों जो स्मूथ ईआर होता है ये साथियों यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। दोस्तों जो रफ ईआर होता है इस पर जो है राइबोसोम होता है और यह दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राइबोसोम की। तो साथियों जो राइबोसोम है यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये दोस्तों आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि साथियों जो प्रोटीन की फैक्ट्री है ये किसे कहते हैं, साथियों आंसर हो जाएगा राइबोसोम को। यह दो प्रकार का होता है, एक दोस्तों होता है 70S राइबोसोम, दोस्तों दूसरा होता है 80S राइबोसोम। तो दोस्तों जो 70S राइबोसोम होता है यह जो है हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और दोस्तों जो 80S राइबोसोम होता है यह भारी होता है। मतलब दोस्तों यहाँ से आपको जो नंबर दिए हैं इसे से मालूम चल रहा है, जो 70 है ये हल्का होता है और जो 80 है ये भारी होता है। तो साथियों जो दोस्तों जो 80 वाला होता है ये जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो 70S होता है ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। साथियों जो एस है, एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। एस दोस्तों ये जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट दोस्तों इसको कहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्जी बॉडी की। तो दोस्तों जो गोल्जी बॉडी है इसकी खोज अगर आपसे पूछा जाए तो कैमिलो गोल्जी ने किया था, और यह साथियों पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात दोस्तों यह जो है यातायात में सहायक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों कोशिका का साथियों जो कौन सा अंग है जो यातायात में सहायक है, तब दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए गोल्जी बॉडी जो है ये यातायात में सहायक है। दोस्तों जो सेंट्रोसोम होता है इसको दोस्तों जो है तारक काय भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में दोस्तों नहीं पाया जाता है, इसलिए दोस्तों मस्तिष्क में जो है मतलब दोस्तों ब्रेन है यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिस कारण दोस्तों तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है और यह केवल दोस्तों जंतु कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट्स के द्वारा होता है। दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जो पादप कोशिकाएं हैं इनमें साथियों कोशिका विभाजन जो है सेल प्लेट्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं कि साथियों जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज की बात की जाए तो ये साथियों बोबेरी ने की थी। किसने किया था? तो दोस्तों जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज बोबेरी ने किया था। और दोस्तों जो लाइसोसोम है यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, और दोस्तों इसके अंदर जो साथियों दोस्तों इसके अंदर जो है जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। साथियों जो लाइसोसोम होता है इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का दोस्तों कोई अंग यदि काम नहीं करता है, ठीक है, तो यह जो है उस अंग को नष्ट कर देता है, मतलब दोस्तों ये जो है उस अंग को मार देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है और जिससे जो है पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है ये, ठीक है। अतः दोस्तों इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि साथियों जो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों जो लाइसोसोम है इसको जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों इसकी जो खोज है ये किसने किया था? तो साथियों जो डी डुबे हैं इन्होंने इसकी खोज किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। दोस्तों जो रेड ब्लड सेल हैं यानी दोस्तों जो दोस्तों जो रेड ब्लड सेल हैं, साथियों जो रेड ब्लड सेल है यानी दोस्तों जो आरबीसी है इसके अंतर्गत मतलब दोस्तों इसके अंदर जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अतः आरबीसी मरने के बाद दोस्तों स्प्लीन यानी दोस्तों प्लीहा
दोस्तों इसको जो है तिल्ली कहते हैं, इसमें जो है ये पाया जाता है, जिस कारण दोस्तों एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। यानी दोस्तों जो स्प्लीन है इसको दोस्तों जो है आरबीसी का कब्र कहा जाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो आरबीसी दोस्तों है इसका कब्र क्या है, तो ये दोस्तों आरबीसी का जो कब्र है ये दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। यानी दोस्तों जो आरबीसी का जो कब्र दोस्तों है ये स्प्लीन को कहा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं केंद्रक के बारे में। तो दोस्तों जो केंद्रक है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? तो साथियों इसकी खोज है ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और यह कोशिका को नियंत्रित करता है। मतलब दोस्तों कोशिका का जो माइंड है यानी दोस्तों कोशिका का दिमाग है ये क्या है? तो दोस्तों केंद्रक जो है ये कोशिका का दिमाग है। यहाँ पर दोस्तों देखिए दिखा लिखा यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि कोशिका का दोस्तों दिमाग जो है क्या है, तो ये साथियों केंद्रक है। इसमें जो है 80% जो है प्रोटीन पाया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं रसधानी, इसको दोस्तों वैक्यूल्स भी बोलते हैं। तो यह जो है जल को संचित करके रखता है। क्या करता है? दोस्तों जो रसधानी है ये दोस्तों जल को संचित रखता है, दोस्तों स्टोर रखता है। तो दोस्तों जो जंतुओं में जो है छोटा होता है, किंतु साथियों जो पादपों में ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि साथियों जो पादप होते हैं यानी दोस्तों जो पौधे होते हैं इनमें दोस्तों जल की मात्रा अधिक होती है। मतलब दोस्तों जल की आवश्यकता इसमें अधिक होती है, इसलिए दोस्तों इसमें जो है बड़ा होता है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लवक की। दोस्तों जो लवक है यानी दोस्तों जो प्लास्टिड है यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगर आपसे पूछा जाए कि साथियों जो पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, तब दोस्तों याद रखिएगा लवक है। यानी दोस्तों जो प्लास्टिड है ये जो है पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो एक दोस्तों होता है हरित लवक यानी दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों एक होता है अवर्णीय लवक, ये साथियों ल्यूकोप्लास्ट। दोस्तों तीसरा होता है वर्णित लवक, इसको दोस्तों क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो ये दोस्तों 3 प्रकार का जो है प्लास्टिड होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हरित लवक की, यानी दोस्तों क्लोरोप्लास्ट है इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट है ये भोजन का निर्माण करता है। इसका काम क्या होता है? ये साथियों भोजन का निर्माण करता है। यह दोस्तों पत्ती तथा तना में पाया जाता है। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों जो पत्ती तथा तना में जो हरित लवक दोस्तों या दोस्तों जो प्लास्टिड है ये कौन सा पाया जाता है, तब दोस्तों ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों हरित लवक जो है ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो अवर्णित लवक दोस्तों है ये किसमें पाया जाता है, तो ये दोस्तों जड़ तथा फल में पाया जाता है, और ये दोस्तों भोजन का संग्रहण करता है। ठीक है। और दोस्तों जो वर्णित लवक है इसका दोस्तों नाम से ही मालूम चल रहा है कि दोस्तों ये जो है रंग प्रदान करता है। वर्णित मतलब दोस्तों वर्ड, वर्ड मतलब दोस्तों का एक रंग। ठीक है। दोस्तों इसको जो है इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो ये दोस्तों रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर, मिर्च दोस्तों इसमें जो है लाइकोपेज के द्वारा दोस्तों जो है ये रंग प्रदान करता है। ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं दोस्तों जो गाजर है दोस्तों इसमें जो है कैरोटीन के कारण जो है इसका रंग होता है। साथियों जो चुकंदर है इसमें दोस्तों बीटा नोन के कारण जो इसका रंग होता है, और दोस्तों फलों का जो पीला रंग दोस्तों है ये जेंथोफिल के कारण होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। तो दोस्तों जो कोशिका है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक दोस्तों होती है प्रोकैरियोटिक, ये दोस्तों अविकसित कोशिका होती है, और दोस्तों दूसरी होती है यूकैरियोटिक। क्या दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे यू है, तो दोस्तों दूसरी होती है यूकैरियोटिक। ठीक है। तो दोस्तों दूसरी होती है यूकैरियोटिक मतलब दोस्तों विकसित कोशिका। अब दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक दोस्तों कोशिका होती है यह अविकसित होती है दोस्तों, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है यह विकसित होती है, और दोस्तों ये जो है पादप में और जंतु में जो है पाई जाती है। कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि ये क्या होती है। तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, और इसमें दोस्तों प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। मतलब दोस्तों इसमें जो है कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें जो है प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें दोस्तों कोशिका झिल्ली, राइबोसोम दोस्तों 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक की। तो ये दोस्तों इसमें जो है ये पूरी तरह से विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें साथियों 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है, और इसके अंदर का सबसे बड़ा दोस्तों जो अंग है ये दोस्तों प्लास्टिड है, दोस्तों जो है लवक है, ये साथियों सबसे बड़ा अंग है। ठीक है। इनका दोस्तों जो वैक्यूल्स है यानी दोस्तों जो रसधानी है ये बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
जंतु कोशिकाएं दोस्तों गोल होती हैं और इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों केंद्रक है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन है कि बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। तो साथियों जो बिना कोशिका भित्ति वाला जो कोशिका है इसमें दोस्तों बताइए क्या नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं गुणसूत्र की। तो साथियों जो गुणसूत्र मतलब दोस्तों क्रोमोसोम की हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों मानव में जो है यह 23 जोड़ी या दोस्तों 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसकी दोस्तों अगर बात की जाए खोज की तो ये साथियों वाल्डेयर ने इसकी खोज किया था और इसका ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं और इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसके मध्य भाग है इसको सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को दोस्तों टेलोमर कहते हैं और इसके दोस्तों बीच में जो है धागे के समान जो संरचना पाई जाती है दोस्तों, इसके बीच में जो धागे के समान जो संरचना पाई जाती है इससे जो है आर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, और साथियों जो क्रोमोसोम है ये केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर दोस्तों डीएनए होता है और डीएनए के अंदर दोस्तों जीन पाया जाता है। जीन पर दोस्तों माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः दोस्तों जीन ही आनुवंशिकता का आधार होता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि साथियों जो आनुवंशिकता का आधार क्या होता है, तब दोस्तों याद रखिएगा जीन दोस्तों जो है आनुवंशिकता का आधार होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जीन किसमें पाए जाते हैं तो ये साथियों डीएनए में जो है जीन पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे साथियों यहाँ पर बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो साथियों जो मेल में आपको मालूम है कि 46 जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं और साथियों जो फीमेल है इसमें भी दोस्तों 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो लिंग निर्धारण है ये कैसे होता है, तो यहाँ पर दोस्तों 44 जो है सेम जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं और दोस्तों दो जो है एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों 44 जिसमें सेम होते हैं और यहाँ पर दोस्तों एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब दोस्तों जो बार बेबी है इसमें दोस्तों जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं ये कितने होते हैं, तो ये साथियों x-1 होते हैं। तो दोस्तों जो मेल है मेल में दोस्तों जो है 1-1 मतलब दोस्तों 0 होते हैं और साथियों जो फीमेल है इसमें दोस्तों 1 होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ जीवों में जो क्रोमोसोम है इनके बारे में। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो जीवाणु है इसमें साथियों कितने जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी दोस्तों कितने इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, दोस्तों एक जो है इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। मटर में दोस्तों 14 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, प्याज में 16, मक्का में दोस्तों 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टमाटर में दोस्तों 24 और साथियों जो मेढक है मेढक में साथियों 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और दोस्तों जो नींबू है नींबू में 18 या दोस्तों 36 छोटा बड़ा। ठीक है, मतलब दोस्तों अगर छोटा नींबू है तो इसमें साथियों 18 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और दोस्तों जो बड़ा नींबू है इसमें 36 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें मानव की तो ये आप लोग याद रखिएगा, तो मानव में जो है 46 जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आलू में दोस्तों 28 पाए जाते हैं। चिंपैंजी दोस्तों मतलब दोस्तों चिंपैंजी है इसमें 28 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तंबाकू में दोस्तों 28 पाए जाते हैं और दोस्तों जो टेरिडोफाइट्स में साथियों 1600 जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दोस्तों क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तब दोस्तों ध्यान रखिएगा टेरिडोफाइट्स में जो है सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने, 1600 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। साथियों जो केंद्रक है, केंद्रक दोस्तों न्यूक्लिक एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक दोस्तों होता है डीएनए और दोस्तों दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, इसको दोस्तों बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दोस्तों इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दोस्तों जो डीएनए है यानी दोस्तों जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। कौन सा, दोस्तों जो डीएनए है। ठीक है, दोस्तों आगे देखते हैं। अच्छा इसके जो श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, जो इसकी श्रृंखला है इसको जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डीएनए की। साथियों जो डीएनए है डीएनए साथियों जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो है ये टूटता है, ये दोस्तों दो भागों में बट जाता है। कौन से, तो साथियों जो है न्यूक्लियोसाइड और दोस्तों दूसरा है फास्फेट। साथियों जो न्यूक्लियोसाइड है ये दो भागों में बंटता है, शुगर और दोस्तों नाइट्रोजन बेस
सबसे जो शुगर है ये राइबोज और दोस्तों डीऑक्सी राइबोज में ये टूटता है। और दोस्तों जो नाइट्रोजन बेस है इसमें दोस्तों प्यूरिन और दोस्तों पायरेडिमिन आते हैं। सबसे जो प्यूरिन है ये एडेनिन और दोस्तों ग्वानिन दो में दोस्तों ये बटा होता है। और जो पायरेडिमिन है इसमें दोस्तों जो है साइटोकाइनिन और दोस्तों थाइमिन आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं डीएनए के एक टर्म में यानी दोस्तों एक फेरा की लंबाई कितनी होती है। ये दोस्तों 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और दोस्तों जो डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी दोस्तों 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और दोस्तों जो डीएनए की संरचना है ये साथियों डबल स्टैंडर्ड होती है जिसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा या दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो डीएनए है इसकी दोस्तों संरचना है ये कैसी होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है, इसकी खोज किसने किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दोस्तों इसकी खोज किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। साथियों जो एडेनिन है तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जो ग्वानिन और दोस्तों जो साइटोसिन है इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों जो एडेनिन और साथियों जो थाइमिन है इसमें साथियों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और दोस्तों जो ग्वानिन और दोस्तों जो साइटोसिन है इसमें साथियों ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों बात करते हैं आरएनए के बारे में। दोस्तों जो आरएनए है मतलब दोस्तों जो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको साथियों फुल फॉर्म होता है। दोस्तों जो आरएनए है इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें दोस्तों राइबोज शुगर पाया जाता है। मतलब दोस्तों जो आरएनए है इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन और दोस्तों साइटोसिन होती है, किंतु दोस्तों थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। और दोस्तों यह जो है प्रोटीन संश्लेषण यानी दोस्तों निर्माण में जो है ये सहायक होता है। मतलब दोस्तों जो आरएनए है ये दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में ये सहायक होता है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक दोस्तों होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और दोस्तों तीसरा होता है आरआरएनए। दोस्तों 3 प्रकार का होता है। ठीक है साथियों, जो एमआरएनए है इसको दोस्तों मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ठीक है, और ये जो है अमीनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। और दोस्तों जो ट्रांसफर आरएनए मतलब दोस्तों इसको जो है जो टीआरएनए है इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यह एमिनो एसिड का परिवहन करता है और दोस्तों राइबोसोम तक लाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथियों जो राइबोसोम आरएनए है यानी दोस्तों जो आरआरएनए है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका क्रम है तो ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि दोस्तों जो मैसेंजर आरएनए है ये साथियों एमिनो एसिड की जो है आवश्यकता की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। इसके बाद दोस्तों ट्रांसफर जो आरएनए है ये एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। दोस्तों जो राइबोसोम आरएनए है ये जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। दोस्तों यहाँ पर ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि साथियों जो डीएनए से आरएनए जो बनता है इसको दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। साथियों जो आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना जो है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है वो। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनना जो है ट्रांसलेशन कहलाता है और डीएनए से डीएनए बना लेना रिप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है। मतलब दोस्तों जो डीएनए से स्वयं डीएनए बना लेता है इसको दोस्तों रिप्लिकेशन कहते हैं और डीएनए से दोस्तों जो आरएनए जब बनता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और साथियों जो आरएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दोस्तों जो आरएनए से जब दोस्तों ये प्रोटीन बना देता है तो इसको जो है ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, ये इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोशिका विभाजन मतलब दोस्तों सेल डिवीजन की। तो दोस्तों एक कोशिका का टूटकर 2 या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। तो दोस्तों क्या होता है कोशिका विभाजन, तो इसमें दोस्तों एक जो कोशिका है ये टूट करके 2 या अधिक कोशिकाओं में जो है ये बट जाती है दोस्तों, अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसको दोस्तों कोशिका विभाजन कहते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद जो बनने वाली जो नई कोशिका है इसको दोस्तों डॉटर सेल कहते हैं। आसान है इसको याद करना।
दोस्तों जिस कोशिका का जो विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। और साथियों जो कोशिका जो है विभाजन के बाद जो बनती है नई कोशिका उसको डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन दोस्तों सेंट्रोसोम करता है। और साथियों जो पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। साथियों जो कोशिका विभाजन है ये 3 प्रकार से होता है। साथियों जो 3 प्रकार हैं कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है असूत्रीय विभाजन, दूसरा है समसूत्रीय विभाजन और तीसरा जो है अर्धसूत्रीय विभाजन। ये दोस्तों 3 प्रकार से जो है कोशिका का विभाजन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं असूत्रीय विभाजन के बारे में। तो दोस्तों ये जो है विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है और उसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में बट जाता है। इसको दोस्तों असूत्रीय विभाजन कहते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं समसूत्रीय विभाजन की। तो दोस्तों जो समसूत्रीय विभाजन है यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। जनन कोशिका, ओवम और दोस्तों स्पर्म को छोड़कर पूरी शरीर काटीय कोशिका का बना होता है। और दोस्तों इसमें जो है एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोस्तों दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में होते हैं, अतः दोस्तों इसे जो है समसूत्रीय विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी ये 5 अवस्थाएं हैं इनको आप लोग देखिएगा यहाँ पर। साथियों जो पहली अवस्था है जिसका नाम है इंटरफेज, यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है प्रोफेज। इसमें साथियों स्प्लेंडर फाइबर यानी दोस्तों तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। दोस्तों अगला है मेटाफेज। इसमें जो है स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह जो है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अगला दोस्तों एनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। साथियों जो टेलोफेज है इसमें जो है अंतिम अवस्था है ये, और इसमें जो है विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके 5 फेज थे समसूत्रीय विभाजन के, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। ये आप लोग दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोशिका है इसमें किसके कारण दोस्तों जो टूट फूट होती है इसकी भरपाई की जाती है, तो ये साथियों समसूत्रीय विभाजन कारण जो है इसकी भरपाई की जाती है। साथियों जो छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्रीय विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग दोस्तों पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं असूत्रीय विभाजन की। तो यह दोस्तों जो विभाजन है केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें दोस्तों क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है और इसमें एक मृत कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बंट जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है और दोस्तों इसका जो है प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। मतलब दोस्तों इनमें जो है इनका जो है प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर साथियों इसको बताया गया है। तो दोस्तों जो इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेल है और दोस्तों इधर जो है फीमेल है। अब दोस्तों जो मेल है इसमें साथियों ऑटोसोम कितने होते हैं? तो ये दोस्तों 44 होते हैं। और दोस्तों जो एलोसोम होते हैं ये 2 होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। दोस्तों यहाँ पर जो है ऑटोसोम होते हैं 44 और यहाँ पर दोस्तों जो एलोसोम होते हैं ये 2 होते हैं और दोनों समान होते हैं। मतलब दोस्तों जो फीमेल होता है इसमें XX2 समान गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों यहाँ से जो है 44 ऑटोसोम में से दोस्तों जब इसका विभाजन होता है दोस्तों यहाँ पर जो है 22 ऑटोसोम आते हैं और यहाँ पर साथियों जो है 22 ऑटोसोम आते हैं। साथियों ये मिलकर के साथियों जो है 44 ऑटोसोम बना देते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है एलोसोम जो है यहाँ से एक आता है और दोस्तों यहाँ से जो है एक आता है। ये दोस्तों जो है 2 ऑटोसोम यहाँ से हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 2 ये मिल जाते हैं। तो ये साथियों जो है एक बच्चे का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं सिंड्रोम क्या होता है। तो साथियों जो सिंड्रोम है क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं।
टर्नर सिंड्रोम दोस्तों, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है और साथियों इसमें जो है स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन देखा जाता है। ठीक है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें दोस्तों क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें दोस्तों पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। और साथ में बात करें डाउन सिंड्रोम की, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें दोस्तों शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ तथा ऊंट मोटा हो जाता है, मनुष्य मंदबुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दोस्तों मंगोलाइड कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें पटाउ सिंड्रोम की, ये साथियों एग्जाम में आता है। इसमें दोस्तों क्रोमोसोम की संख्या जो है 47 हो जाती है और यह साथियों मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें साथियों व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है और उसके ऊपर का जो ऊंट दोस्तों होता है वो कटा होता है। ये दोस्तों वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। यहाँ पर दोस्तों ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए साथियों कौन सा ऐसा जीव है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, दोस्तों वायरस जो है ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं ऊतक के बारे में। साथियों जो ऊतक है ये भी दोस्तों एक टॉपिक है। ठीक है। तो दोस्तों जो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब दोस्तों समान कोशिकाओं जो समूह होता है इसको दोस्तों टिश्यू या ऊतक कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऊतक का अध्ययन इसे क्या कहते हैं तो इसको जो है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी दोस्तों इसके जनक हैं मालगिली, ये दोस्तों हिस्टोलॉजी के जनक हैं। और साथियों और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो साथियों हिस्टोलॉजी है इसके जनक कौन है तो ये साथियों मालगिली जो है हिस्टोलॉजी के जनक हैं। सबसे पहले दोस्तों ऊतक का विकास सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक दोस्तों चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तो दोस्तों एक होता है संयोजी ऊतक, दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक, तीसरा होता है पेशी ऊतक और दोस्तों चौथा होता है उपकला या एडिपोज ऊतक। अब दोस्तों यहाँ पर जो है चारों ऊतक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो संयोजी ऊतक है ये दोस्तों इसको जो है कनेक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसे दोस्तों अस्थि हो गया, रक्त हो गया, लसिका। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो साथियों रक्त है इसमें दोस्तों किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है तो इसमें दोस्तों जो है संयोजी ऊतक पाया जाता है। अस्थियां दोस्तों तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तंत्रिका ऊतक की। तो इसका दोस्तों मस्तिष्क बना होता है और यह सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। साथियों जो पेशी ऊतक होता है इसकी जो मांसपेशियां बनी होती हैं और यह शरीर की रक्षा करता है। और दोस्तों जो उपकला ऊतक है या दोस्तों जो एडिपोज ऊतक है इससे जो है त्वचा बना होता है और यह वसा को संग्रहित करती है। साथियों जो बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि जो चेहरे में दोस्तों बुढ़ापे में झुर्रियां किस लिए पड़ जाती हैं तो दोस्तों वसा में कमी के कारण जो है झुर्रियां पड़ जाती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्केलेटल सिस्टम की यानी दोस्तों कंकाल तंत्र की। तो कंकाल दोस्तों हमें सीधा खड़ा रखता है। क्या करता है दोस्तों जो कंकाल होता है ये हमें सीधा खड़ा रखता है अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य कंकाल और दोस्तों दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। दोस्तों जो बाह्य कंकाल होता है ये शरीर के बाहर पाया जाता है तथा दोस्तों अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। जैसे दोस्तों जो केकड़ा है, तिलचट्टा है, मकड़ी, टिड्डू, घोंघा, चींटी, चिवटा, मधुमक्खी, बिच्छू, सिप, शंख, कीट, ईटीसी। मतलब दोस्तों ये जो जितने भी जीव जंतु दिए हैं इसमें दोस्तों बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आंतरिक कंकाल की यानी दोस्तों एंडोस्केलेटन की। यह दोस्तों शरीर के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये दोस्तों जो है नाम से ही मालूम चल रहा है कि दोस्तों जो है शरीर के अंदर पाया जाता है। और ये दोस्तों जो है मानव, बकरी, गाय, कुत्ता आदि में दोस्तों ये जो है आंतरिक कंकाल पाया जाता है। तो साथियों जो कछुए की पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कछुए में दोस्तों कौन सा कंकाल पाया जाता है, इसमें दोस्तों दोनों कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल भी और आंतरिक कंकाल भी। साथियों जो बाह्य कंकाल है ये जो है पीठ पर पाया जाता है, और जो आंतरिक कंकाल है ये पैर एवं पूंछ दोनों में पाया जाता है। ठीक है। कंकाल को दोस्तों दो भागों में बांटते हैं, एक होता है उपास्थि और दूसरा होता है अस्थि। अब दोस्तों बात करते हैं उपास्थि की। तो उपास्थि दोस्तों जो होती है ये मुलायम होता है, क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट दोस्तों CA3PO4 का होल ट्वाइस पाया जाता है। इसमें दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, इसको दोस्तों उपास्थि कहते हैं। ये दोस्तों नाक, कान तथा सब जो है बड़ी हड्डियों के सिरे पर जो है पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं बोन की, यानी दोस्तों जो अस्थि है यह कठोर होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो अस्थि है इसमें दोस्तों कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ये साथियों इसमें जो है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों इसमें पाए जाते हैं। अस्थियों के लगभग 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। दोस्तों जो अस्थियां हैं इसमें साथियों जो 60% जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि दोस्तों जो कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में अधिक घनत्व 30 वर्ष के आयु में आता है। जन्म लेने वाले शिशु में लगभग 300 अस्थि, बाल्यावस्था में दोस्तों 208 अस्थि तथा वयस्क अवस्था में दोस्तों 206 अस्थि होती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अस्थि और अस्थि दोस्तों ये जो है किससे जुड़ी होती है, तो साथियों ये जो है लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। साथियों जो मांस और अस्थि है ये साथियों टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। मांस दोस्तों और मांस जो है ये श्लेष्मक के द्वारा जुड़ा होता है। और दोस्तों जो कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक है उपांगी कंकाल, साथियों दूसरा है अक्षीय कंकाल। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अगली क्लास में कंकाल तंत्र के बारे में। तो ये दोस्तों आप लोग अगली क्लास में देखेंगे। साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये अगला टॉपिक देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों ये क्लास की अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।